एमा पेपर 5, 4 हम पहले कर चुके हैं, इट्स 5th। तो क्वेश्चन देखो, देर आर 2 blocks of mass 3 kg and 4 kg hang from the ends of a rod of negligible mass। एक रोड है, नेग्लिजिबल मास है, जिसका दोनों साइड मासेस जो है दे हैंग, लटक रहे हैं। एट विच पॉइंट indicated should a string be attached if the rod is to remain horizontal when suspended from the string। कि ये पॉइंट्स में दिख रहे A B C D E, इनमें से किस पॉइंट पे हम एक स्ट्रिंग, एक थ्रेड बांधे ताकि रोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, बिल्कुल बैलेंस्ड हो। जब मैंने सर्कुलर हाँ, जब हमने सर्कुलर रोटेशनल मोशन किया था तो कंसेप्ट किया था सेंटर ऑफ मास का। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था, एक साइड एलिफेंट, बहुत सारे एग्जांपल्स थे ऐसे, कभी एलिफेंट या एक पर्सन है 100 kg का, दूसरा है 75 kg का, तो झूले पे बैठे हैं दोनों साइड, ध्यान, यहाँ झूले पे बैठे हैं, हाँ सीसा वाले झूले पे बैठे हैं। तो वो जो सीसो होगा, जो झूला होगा, वो किस साइड झुकेगा? ज्यादा मास वाले की साइड। अगर हमें उस झूले को बिल्कुल बैलेंस रखना है, और बैलेंस कहाँ से रखा जाता है? सेंटर ऑफ मास से। तो हमें वो जो सेंटर ऑफ मास है या फलक्रम है जो पहले सेंटर में था, उसको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? हैवी मास बॉडी की तरफ। हमने जब एक एग्जांपल किया था मून और अर्थ के सेंटर ऑफ मास सिस्टम की बात की थी, तो जब हमने बात की थी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द ग्रेटर मास बॉडी। जैसे मून और अर्थ का जो सिस्टम होगा, सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होगा, टुवर्ड्स द ग्रेटर मास बॉडी, अर्थ की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। याद है वो चीजें? तो यहाँ पे भी वही है, वैसे कुछ कैलकुलेशन वगैरह और कुछ नहीं दी गई है, तो सिर्फ हम ये पॉइंट्स देख सकते हैं। देखो सी वाला पॉइंट बिल्कुल मिड में है, अगर हम मिड में उसको करेंगे तो 4 kg की तरफ ज्यादा होगा। जैसे तराजू लेते हैं, वो बिल्कुल बीच में कब होता है, हॉरिजॉन्टल कब होता है? जब दोनों साइड इक्वल मास होता है। तो सी तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों साइड इक्वल मास नहीं है। तो क्या होगा? एक साइड स्लाइटली ग्रेटर है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो जरा सा शिफ्ट हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता तो और शिफ्ट होता रहता। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई? तो यहां से कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, कि जो ग्रेटर शशांक, जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? हाँ, ग्रेटर मास बॉडी के पास में, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है यहां से। ठीक है, तो यहां से इनर्शिया का कंसेप्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि जितना ज्यादा आर होगा, जो लेसर मास बॉडी है उससे आर ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा, फोर्स यानी कि जो टॉर्क है वो ज्यादा लगेगा पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने रजिस्टर को बहुत इधर से मूव करके देखा था, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही थी, यानी कि ज्यादा टॉर्क था, क्योंकि ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस था। समझ गए? तो ये वो वाला कंसेप्ट है। आज केमिस्ट्री की हो गई है क्लास, फिजिक्स की अभी चल रही है, कल मैथ्स एप्टीट्यूड वगैरह की होगी, इंग्लिश की। जितने भी एमए के पेपर रह गए सब कल डिस्कस हो जाएंगे, सर वाला जो पोर्शन है। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग साइमल्टेनियस थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़क रही है, तो वहां उस टाइम पे क्या होता है? द लाइटनिंग एंड ऑब्जर्वर सीज द लाइट फर्स्ट एंड फॉलोड बाय हियरिंग द थंडर। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया था जब शायद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था, अगर तुम्हें याद हो तो, कि बिजली कड़कती हुई दिखाई पहले देती है, सुनाई बाद में देती है। ये वाली चीज हम जब साउंड वाला करेंगे, वेव्स वाला, तो भी करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, जो लाइट की स्पीड है वो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और जबकि वो है साउंड की जो स्पीड है, हाँ 343 मीटर पर सेकेंड, वो तो है अप्रोक्सीमेट 3 लाख किलोमीटर इन अ सेकेंड, और ये आधा किलोमीटर भी नहीं है इन अ सेकेंड। तो वहां पे जहां पे बिजली कड़क रही है, बिजली क्यों कड़कती है? क्योंकि क्लाउड्स क्या होते हैं, आपस में रब होते हैं अगेंस्ट ईच अदर, जिसकी वजह से चार्ज अक्यूमुलेट होता है। क्योंकि चार्ज ह्यूज अमाउंट में अक्यूमुलेट होता है, इसलिए वो हमें दिखाई भी देता है।
डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस या एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं, वो लाइटनिंग होती है। तो लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो फटाफट आधी सेकंड में ही हम तक पहुंच जाती है, आधी सेकंड भी नहीं लगती, सेकंड का कुछ ही पार्ट लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किलोमीटर का डिफरेंस नहीं होता है, मैक्सिमम 10 किलोमीटर होगा, ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ। तो कुछ ही नैनो सेकेंड्स लगती हैं लाइट की स्पीड को यहाँ तक आने में, लाइट को यहाँ तक आने में, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जबकि साउंड को आने में टाइम लगता है। इसलिए हमें दिखाई पहले दे जाती है, सुनाई बाद में देती है। जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, बुजुर्ग जो थे, दादा दादी जो थे, वही कहते थे कि बिजली गिर के और उठ रही है, या ऐसे कहते हैं बिजली उस पे गिरती है जो या तो बड़ा होता है, या फिर वो जो ये श्राप होता है इनका, इनके वंशज होते हैं कंस के, ऐसा कुछ याद है? नहीं, नहीं होता। तो हमारे यहाँ ऐसा कहते थे। तो एक्चुअली वो रीजन क्या था कि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, और साउंड की स्पीड कम हो। इसलिए कई बार जब तुम टीवी में भी देखते हो, बंद हो जाता है पहले, लेकिन आवाज आती रहती है बंद होने के बाद भी। शिवम खड़े हो यहाँ से, इधर आओ। चंदन अब की बार आए ना तो एक। तो इसका रीजन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन साउंड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, थर्मोक्रोमिक liquids are those which change color in with the temperature. हाँ, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट, a ray of light. देखो, when white light passes through a prism, this phenomena is known as and splitting of the white light into 7 colors. That is dispersion of light. ठीक है। तो वो जो कलर्स होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं? विबग्योर, VIB। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? द स्क्रीन ऑन द राइट, ये राइट साइड पे स्क्रीन है विच शोज अ पैटर्न ऑफ 7 कलर्स। द कलर सीन ऑन द स्क्रीन एट पोजीशन ए पे कौन सा होगा? रेड। एक बच्चा था अनमोल, लास्ट बैच में, अगस्त बैच में ही, उसने, उसको याद तो था विबग्योर, लेकिन उसने सोचा ऊपर से नीचे की तरफ विबग्योर होता है, लेकिन विबग्योर होता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो टॉप में उसने वॉयलेट कलर कर दिया था, हालांकि इसमें वॉयलेट नहीं है, पर वॉयलेट भी था ऑप्शंस में, येलो की जगह शायद वॉयलेट ही हो, लेकिन ऊपर क्या आएगा? कौन सा कलर? रेड कलर। ठीक है। हाँ, एक वेवलेंथ का भी आता है यहाँ से, ऑप्टिक्स में से। वेवलेंथ किसकी हाई वेवलेंथ है? किसकी है? रेड। मैंने बताया था रेड की दो ही चीजें हैं, एक तो वेलोसिटी, हाँ, और एक वेवलेंथ यानी कि लंबी टांगे। ठीक है। तो आएगा क्वेश्चन ये भी कि कलर्स में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? तो रेड की ज्यादा है, वेलोसिटी रेड की ज्यादा है, बाकी सब चीजें कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है, और फ्रीक्वेंसी, हाँ, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए ये स्कैटर कम करता है अकॉर्डिंग टू द रिले स्कैटरिंग। हाँ। बाद है, सेम क्वेश्चन है। थर्मोक्रोनिक वाला भी अभी क्या है, ये हम कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन याद हो तो 60 सेंटीमीटर आया था, डबल द एक्चुअल, याद है? ये भी हम कर चुके हैं। 2 पुली सिस्टम है, तो 20 फीट था इसका आंसर। और और ये हीट वाला जो है ये उस पे बेस्ड है, कॉम्प्रिहेंशन है, तो एक बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेना फिर कर लेना, ठीक है। ये इंग्लिश का ट्रांस, कौन सी स्पेलिंग ठीक है? ट्रांसल्यूसेंट, फर्स्ट वाली, ये जो ऑटो करेक्टर ने भी अपना ठीक ही बता रखा है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, है ना? क्या था इसका? 28 मीटर पर सेकेंड, याद है? कौन सी इक्वेशन लगाई थी? सेकंड, थर्ड लगाई थी।
और ये केमिस्ट्री का कर लिया। व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, वैसे है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, कहीं से देख लो। ठीक है, चार्ज कब चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो एक्चुअली क्या ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह कम रह जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जहां पे ज्यादा हो जाते हैं वो चीज पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, सॉरी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। नोड वैसे पॉजिटिव होता है। ये वाला सेम अभी किया था हमने, है ना, 28 वाला था। बॉल ड्रॉप वाला भी किया था, ये वाला भी कर चुके हैं। हाँ, आराम से 45 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये सेम है, बस ये ऑप्शंस थोड़े गड़बड़ेंगे ऑप्शंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक है। अ सिस्टम है 60 जूल ऑफ हीट, 60 जूल हीट दी, ही इज एडेड टू अ रिजल्टिंग इन 15 जूल ऑफ वर्क, 15 जूल वर्क डन हुआ, एंड एग्जॉस्टिंग रिमेनिंग 45 ऑफ हीट, यानी कि इंटरनल एनर्जी में यूज हो गई 45, ठीक है, यानी कि रिमेन होगी एग्जॉस्ट। विच लॉ इज दिस, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो क्या गया, एफिशिएंसी। अब तुम अपनी किसी भी काम में एफिशिएंसी निकालते हो, कैसे निकालते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट, जितना तुम्हारा आउटपुट निकला है अपॉन जितना तुमने इनपुट दिया था, इनटू अगर परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 करते हो। तो एक्चुअली में आउटपुट क्या है, वर्क डन, अपॉन इनपुट क्या थी 60 इंटू 100, कितना आएगा, हाँ 4, और ये आया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 25% एफिशिएंसी हुई, ठीक है। मैसेज है, ये कर लेना। ये ऑप्टिकल फाइबर्स वाला भी इसमें से ही है। के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम दिख रहा है। हाउ मेनी स्विचेस शुड बी क्लोज टू टर्न ऑन एटलीस्ट वन बल्ब, कितने स्विचेस को क्लोज करोगे, अब ये सारे ओपन है, कितनों को क्लोज करोगे कि कम से कम एक बल्ब ग्लो हो। तो कम से कम सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अब सर्किट कंप्लीट होने के लिए कम से कम 2 का बंद होना बहुत जरूरी है, तभी तो एक बल्ब ग्लो करेगा। एक एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक तो ग्लो करे ही करे, चाहे सारे भी ग्लो कर जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सर्किट कंप्लीट होने के लिए कम से कम 2 स्विचेस का क्लोज होना, कनेक्ट होना तो जरूरी है। तो आंसर इज 2 स्विच। बाद है ये भी उसका है अपड्राफ्ट। वैसे तुम्हें पता ही अपड्राफ्ट मतलब अपलिफ्ट, वर्टिकल में फ्लो करना, ठीक है। वैसे ये उसका है, क्या बोलते हैं, पैसेज का है। एक ये क्वेश्चन जब हमने थर्मोडायनेमिक्स किया था, डी ऑप्शन, एब्सोल्यूट जीरो, या तो 0 केल्विन हो, ठीक है, हाँ 0.15 भी होता है। आयुष यहाँ जा, जल्दी आओ फटाफट। केमिस्ट्री के ये वाले कर लिए, हो गए, ये भी इसी का, ये रिलीज होगी इसमें एनर्जी, ठीक है। ये पैराग्राफ का है, कोई बात नहीं, पर फिर भी कंडेंसेशन, कंडेंस हो जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। पर पैराग्राफ में देख लेना तो सही यही दिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये भी हम कर चुके हैं,
कि कार 3 घंटे ऊपर जा रही है, हाइट बढ़ रही है, तो इट गेन पोटेंशियल एनर्जी। ये हम कर चुके हैं। कौन से वाले में? हाँ होगा। सिमिलर सिमिलर से कोशिश करते देने की। हीट वाला ये है, इसमें देख रहे हैं ना, इसमें भी वही है थंडरस्टॉर्म वाला, और कंडेंसेशन वाला भी है। ठीक है, के बाद ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, लास्ट उसमें किया था। दो चार्जेस हैं, एक को डबल कर दिया गया है और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया गया है, तो नीचे तो 4 आ जाएगा, तो 2/4 हाफ हो गया था, याद है? टर्न्स हाफ। किसी ने दोबारा भी पूछा था, मैंने दोबारा भी रेशियो लेके भी किया था। बट ही वॉचेस रिकॉर्डिंग। के बाद है, हाँ मतलब मैं तो लगा रही हूँ, ठीक है। हाँ ये भी हो गया था। तो वेव का टाइम इतना है, तो हाफ का कितना टाइम पीरियड होगा? 0.2 सेकेंड। टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में एक रिलेशन है। फ्रिक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। कैपिटल टी से लिख लो वरना इसको। तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/0.2। कितना आएगा? कितना आएगा? 5 हर्ट्ज हो जाएगा। है? आस्किंग फॉर वेवलेंथ। अच्छा ये तो वो वाला है, ठीक है ठीक है। पर फ्रीक्वेंसी होता तो अभी ये निकाल देते। वेवलेंथ में क्या हो जाएगा? क्रस्ट है और ट्रफ है, ये कितना आ जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, हाफ क्रस्ट, क्रस्ट का दे रखा 1 मीटर, तो ट्रफ का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। तो एक वेव की लेंथ कितनी आ जाएगी? 2 मीटर। एक ऐसा सा क्वेश्चन है ना, ये फ्रिक्वेंसी का भी है, किसी के पेपर में जैसे नंबर ऑफ सेट्स होते हैं ना, तो घुमा फिरा के 2-3 क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, तो ये वो है। तो कई बार किसी से फ्रिक्वेंसी पूछ लिया, कई बार किसी से वेवलेंथ पूछ। ये भी हम कर चुके हैं। 4 चार्जेस हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी। ए अट्रैक्ट करता है, हो गया था ना? ए अट्रैक्ट्स बी, बी रिपेल, रिपेल है ना? तो डी अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा, रिपेल कर रहे हैं ना, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ये, हाँ एक तो आवाज नहीं आनी चाहिए तुम जो तुम बोल रहे थे। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली ना, मास्टर क्लास नहीं है, पर फिर भी आवाज नहीं। विच वन इज नॉट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी हमने कर लिया था। ब्रास, मैं देख रही हूँ, मैं इकट्ठे यहाँ बिठाऊंगी। फ्रॉम वेयर डज द स्टॉर्म गेट मॉइस्चर? वैसे ये उसका है क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, हाँ नहीं पैराग्राफ से है, पर खुद ही सोचो तो कि अगर स्ट्रोम है तो वो मॉइस्चर कहाँ से लेती है? वार्म मोशन से लेगी, थंडरस्टॉर्म से लेगी नहीं। कि कौन सी फोर्स है पता नहीं, ये ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस। ये पैसेज के क्वेश्चन है। के बाद है नेक्स्ट, जो मैं उस दिन बोल रही थी, ये भी हमने किया था।
voltmeters have a high resistance and shall always be connected in a circuit या with a resistor. कैसे कनेक्ट होते हैं? पैरेलल में कनेक्ट होते हैं. ये फिर इंग्लिश का पैसेज का क्वेश्चन है. ये भी दोबारा वही क्वेश्चंस आ गए. ये भी आ गया वही. क्या किसके? ये पैसेज का क्वेश्चन है, देख लेना तुम क्या दे रखा है उसमें. ये फिर वही क्वेश्चंस आ गए तुम फिर के. ये फिर वही आ गया वेवलेंथ वाला. पता नहीं इतने क्वेश्चन कैसे दे रखे बार 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 बार. ये पैसेज है, भेज देंगे. Which among the following is celestial bodies in universe are located nearest a planet? Nearest a planet. नहीं, सैटेलाइट ही आएगा. ठीक है, बहुत ज्यादा पास होते हैं. अगला भी कर रखा है 45 मीटर वाला. नहीं, एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं ना, वो मार्स के पास जो पूरी बेल्ट है एक, वो है, वो एस्ट्रॉइड की बेल्ट है. नेक्स्ट वीक अभी हमने कर लिया 25% एफिशिएंसी वाला, इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर वाला, ये बल्ब वाला हो गया, अपलिफ्ट हो गया, हीट वाला भी उसी में है, ट्रांसलूसेंट वाला भी हो गया, कार वाला भी हो गया, 28 वाला, ये हो गया पीडीएफ. ठीक है, चलो ध्यान दिया. 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स, तो पढ़ना सिर्फ वही बैठे बैठे, बिल्कुल नहीं आवाज आनी चाहिए पढ़ाई करते टाइम पे. 2 कंडक्टिंग बॉल्स हैं सस्पेंडिंग ऑन ए नायलॉन थ्रेड. नायलॉन थ्रेड है, ये जो थ्रेड है नायलॉन का है. थ्रेड कम टू रेस्ट विद द थ्रेड्स, ये रेस्ट में आ गई हैं, बट मेकिंग एन एंगल इक्वल एंगल्स विद द वर्टिकल इफ द बॉल ए इज पॉजिटिवली चार्ज देन द चार्ज ऑन बॉल बी. ये देखो, मानो ये सेंटर लाइन होती, इससे दोनों ने क्या बनाया है? इक्वल एंगल्स बनाया है. रेस्ट में तो क्या है, ये पास में होते, अगर पास में होते तो हमें पता चलता या तो अट्रैक्शन है या कुछ भी नहीं है. लेकिन जब ऐसे हैं, दैट मीन्स रिपल्शन है, एंड रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर दैट दे हैव चार्ज, है ना. या पोल्स होते तो उस टाइम पे मैग्नेटिज्म. तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, हमें दिख रहा है इक्वल एंगल्स से रिपेल कर रहे हैं, दूर हैं, ऐसे दूर है, इसका मतलब क्या, रिपेल ही कर रहे हैं, इसीलिए दूर है. तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड भी सेम है. अगर एंगल इक्वल नहीं होता तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आता, ठीक है, बट इक्वल एंगल से तो मैग्नीट्यूड सेम है. ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी किया था, है ना. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर था इसका. Which of the following is measured in the unit farad capacitance and Henry inductance? well, वो उसकी टाइप हो गई. SI यूनिट ऑफ वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, वोल्ट, करंट एम्पियर, रेजिस्टेंस ओम, और कैपेसिटेंस क्या है? फैराड. एंड फैराड इज वेरी लार्ज यूनिट. अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है? 711 माइक्रो फैराड. 1 फैराड भी नहीं है, इतनी बड़ी यूनिट है ये.